नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पूजा माथुर है। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी या जिसे हम आयुर्वेद में बंधत्व का नाम देते हैं। इनफर्टिलिटी हम तब कहते हैं जब कोई पेयर यानी कि हस्बैंड और वाइफ लगभग 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन से आपस में मेल बनाते हैं या जिसे हम इंटरकोर्स बोलते हैं वह कर रहे हैं और उसके बाद भी उनको बच्चा नहीं रुक पा रहा है, वो लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है, उस सिचुएशन को हम इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं। यह इनफर्टिलिटी दो तरह से होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें कोई फीमेल अपनी लाइफ में कभी भी कंसीविंग ना कर पाए, यानी उसको कभी भी बच्चा ना रुक पाए। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उसे नाम दिया जाता है जहां फीमेल एक बार कंसीव कर चुकी हो, उसके बाद दोबारा वो कंसीविंग ना कर पाए। इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल दोनों ही 50-50 के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हम मेल के लिए बात करें तो मेल्स में हम देखते हैं कि समटाइम्स उनके स्पर्म्स का काउंट यानी जो कीटाणु जो बच्चे को बनाने के लिए जरूरी हैं, अगर उनकी मात्रा कम होगी तो डेफिनेटली वो कंसीविंग नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा हम उन स्पर्म्स में मोटालिटी रेट भी देखते हैं। मोटालिटी यानी स्पर्म्स की दौड़ पाने की ताकत, अगर वो कम है तो भी हमारा पेशेंट कंसीविंग नहीं करा पाएगा। समटाइम्स बहुत सारे मेल्स को प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की आदत है या बीमारी है, जिसकी वजह से भी कंसीविंग होने में कुछ इश्यूज आते हैं। बहुत सारे मेल्स को अपने सेक्स हार्मोन्स में कुछ वीकनेस होती है, जिसे हम बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की कमी का आना बोलते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कंसीविंग ना करवा पाने का। इसी तरह फीमेल्स में भी मल्टीपल रीज़न है जिनकी वजह से बच्चे नहीं हो पाते हैं। सबसे पहला रीज़न अगर हम जानने की कोशिश करें तो उसमें नाम आता है PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें बेसिकली एग्स बनने या एग का साइज बहुत छोटा हो जाता है और कुछ पानी की सिस्ट या जिन्हें आम भाषा में हम गांठों का नाम देते हैं, वो ओवरीज में बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के इश्यूज आते हैं, एग मैच्योर होने में प्रॉब्लम होती है और फीमेल हमारी कंसीव नहीं कर पाती। बहुत सारी फीमेल्स को सिर्फ अपने सेक्स हार्मोन्स की वीकनेस होती है, या जो हार्मोन बेसिकली एग फॉर्मेशन और एग रप्चरिंग यानी कि अंडे को बनवाने और अंडे को फोड़वाने का काम करते हैं, उनमें कमी होती है, जिसमें मेनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का नाम आता है। उनमें भी ऐसे इशू होते हैं कि कंसीविंग नहीं हो पाती है। कुछ फीमेल्स को हाइपर प्रोलैक्टिमिया होता है, जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये चीज़ क्लियर की है कि प्रोलैक्टिन ग्लैंड की इम्बैलेंसिंग की वजह से भी कंसीविंग में इश्यूज होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स को जो हमारी मेन मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होती है, बहुत सारी फीमेल्स का स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है कि हमारी उस ग्लैंड के ऊपर असर आने से फीमेल्स के पूरे सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स और जो एग मैच्योरेशन के हार्मोन्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से कंसीविंग नहीं हो पाती। बहुत सारी फीमेल्स को इंटरनल पार्ट्स में, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में PID, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिटेल्स में बताया है। अगर ये बीमारियां होंगी तो भी कंसीविंग के इशू आएंगे। आम भाषा में हम इन्हें सूजन का नाम देते हैं। हमें इन सूजन का इलाज करना पड़ता है, तभी कंसीविंग पॉसिबल हो पाती है। बहुत सारी फीमेल्स को फाइब्रॉइड्स के इश्यू होते हैं, वेजाइनल एरिया में पॉलिप्स बने हुए होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है।
ऐसा क्या किया जाए कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को क्योर किया जाए? तो देखिए मैम, सबसे पहले तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज भी हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में कितने ही केसेस देखते हैं जहाँ पे फीमेल टोटली अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल समझती हैं। आज भी मेल अपने टेस्ट करवाने से झिझकते हैं। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफर्टिलिटी का केस मेल और फीमेल का साझा है। जितनी फीमेल रेस्पॉन्सिबल है उतना मेल भी रेस्पॉन्सिबल है। खाली फीमेल से बेबी नहीं बनेगा और सिर्फ मेल से भी बेबी नहीं बनेगा। हमें दोनों को लेके चलना है और इस चीज़ के लिए हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि फीमेल भी जितनी रेस्पॉन्सिबल है मेल भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है। सॉरी। तो इस तरह के केसेस में जब भी कभी अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले मेल के कुछ टेस्ट करवाते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट। अगर वो नॉर्मल होते हैं तो हम फीमेल की तरफ जाते हैं और ये कराना जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फीमेल्स के अनलिमिटेड टेस्ट हैं और डेफिनेटली सब टेस्ट कॉस्टली भी हैं, पैसा भी लगता है उनमें। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट समय के साथ लंबा खिंचने वाला और टाइम और समटाइम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट भी खर्च करने वाला होता है। हमें फिर क्या करना है कि इनफर्टिलिटी को हम क्योर कर पाएं? देखिए, हमें अपने नियर अबाउट गायनेक के पास जाना है, अपनी परेशानियां समझानी हैं। आप लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं उसके लिए डॉक्टर साहब से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उनका सही सही जवाब दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब को कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखेंगे, कुछ आपकी जांचें कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, मेल और फीमेल्स दोनों की। वो जांच कराइए। जिस पेशेंट को जो इशू है, जिसकी वजह से वो कंसीविंग नहीं कर पा रही है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए मैम केवल एक मेडिसिन ही हेल्पिंग हैंड नहीं है। समटाइम हमें कुछ बड़े स्टेप भी उठाने पड़ते हैं। हमें IOI, IVF का भी सहारा लेना पड़ता है। अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से बात करूं तो आयुर्वेद में इसे बेसिकली वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों का इम्बैलेंस बोला गया है विद वन धातु ऑल्सो, जिसे हम शुक्र धातु बोलते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर इन तीनों दोषों में और साथ में हमारी शुक्र धातु के अंदर कुछ अवरोध है, कुछ इम्बैलेंस है, कुछ प्रकोपन है, तो डेफिनेटली इसका असर इनफर्टिलिटी रेट पर आता है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स का, रस औषधियों का वर्णन है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पंचकर्मा भी है जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में। अशोका हमारा बहुत अच्छा रोल करता है, कपिकच्छु का बहुत अच्छा रोल है, हमारा गूगल का बहुत अच्छा रोल है, फलघृत का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जिनका उपयोग इनफर्टिलिटी के केसेस में किया जाता है। सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, मेल्स इनफर्टिलिटी जिनमें स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं, मोर्टालिटी रेट अच्छा नहीं है, उनको भी बूस्ट अप करने में आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयों का वर्णन है। विदारी कंद है, अश्वगंधा है, मूसली है, जिनका उपयोग करके आप मेल और फीमेल्स दोनों को ही हेल्दी कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में आगे जाके अपने कंसीविंग के इशू को सॉल्व कर सकें। इसके अलावा एक अच्छी डाइट, एक अच्छा वेट मैनेजमेंट करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करना, इन सब भी बातों का आयुर्वेद में वर्णन है जिनका अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी इनफर्टिलिटी जैसी एक बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। थैंक यू।